Hello guys, I welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss 3rd September current affair. Due to some reason I could not take the classes of 3rd September. So today on 4th of September I'll provide you both the current affairs of 3rd September as well as 4th September. Along with it I'll provide today you the important editorial section. How many of you have seen the editorial section of National Monetizing Pipeline? कितने लोगों में आपने यू हैव सीन दैट सेक्शन? नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड आई हैव कवर्ड इन डिटेल. सो आपको ये जरूर श्योरली सुनिश्चित है कि एग्जाम में आएगा. गति और नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से वो रिलेटेड है. So definitely you must watch the complete video so that you may have a complete idea about this new scheme है ना. एंड यहाँ पर मैंने आपको पूरी बातें आपको डिटेल में बता दी, सो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, राइट. सो अब हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं एक कोट पे बात करूंगा. ओप्रा विनफ्रे आप लोग सभी जानते होंगे. शी इज दी टैरोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैरोट कार्ड रीडर भी हैं और बहुत अच्छे प्रेडिक्शन भी देती है एंड बहुत ही ग्रास रूट से उठकर आज सबसे शिखर पर पहुंची हैं. ओप्रा विनफ्रे इज वन ऑफ द पावरफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड. तो डूइंग द बेस्ट एट द मोमेंट पुट यू इन द बेस्ट प्लेस द नेक्स्ट मोमेंट. यदि आप अभी जो काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट तरीके से कर रहे हैं तो अगला जो मोमेंट है वो आपके लिए क्या होगा, अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा आपको. तो इसीलिए क्या होता है, एवरी मोमेंट का मतलब क्या होता है, 1 मोमेंट इज 1/8 पार्ट ऑफ द सेकेंड. इज इट क्लियर? एक मोमेंट का मतलब क्या होता है, एक क्षण का मतलब होता है सेकंड का 8वां हिस्सा. आप हर एक क्षण में बेस्ट अपना इनपुट दे रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट, यस और नो. और इसीलिए एवरी टाइम यू मस्ट बी क्रिएटिव एंड जब आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द परफेक्शन. यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लंबे समय से जो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेट चल रही है और इस वैकेंसी को लगभग आप देख सकते हैं अराउंड 830 डेज, 830 दिनों से पूरा नहीं किया गया. अपने आप में एक चिंता का विषय है और अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और फाइनली इस इश्यू को जो है रेज किया है. जबकि ऑपोजिशन पार्टी लंबे समय से ये बात करती चली आ रही थी. तो क्या होता है डेप्यूटी स्पीकर का पद और किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है, एवरीथिंग हियर यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि भैया अपना स्टैंड एक्सप्लेन कीजिए. एंड कांग्रेस ने बोला कि वो तो बहुत समय से इस पोस्ट की डिमांड कर रही थी. डेप्यूटी स्पीकर जो है ना, बिल्कुल सेम लेजिस्लेटिव पावर जैसी स्पीकर के पास होती है, उसी पावर को वो जो है यूज करता है, लगभग सिमिलर पावर होती है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और कॉज ऑफ डेथ इलनेस, वही क्या बन जाता है, वो एज्यूम कर लेता है पावर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है स्पीकर वाली. तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो अभी तक इस पर क्यों नहीं भरा जा रहा. तो ये सब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि उस जब पेटिशन दायर हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, तब जो है ये अपने आप में एक प्रकार का, यदि ये पोस्ट इतने दिनों से फिल नहीं हो रही है, जब से जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट 2019 से आई है तब से नहीं हुई है और 830 दिन हो चुके हैं आज, तो अपने आप में ये एक आर्टिकल 93 का वायलेशन है. इंस्टीड ए पैनल ऑफ एमपीज हैव बीन असिस्टिंग की बजाय एक पैनल ऑफ एमपी जो है ना वो भी असिस्ट कर रहा है स्पीकर को और बहुत प्रेशर अलग अलग पार्टीज बना रही है, लेकिन अभी तक डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को फिल नहीं किया गया. और यहां पर क्या है, पूरी तरह से आप देख रहे होंगे ओम बिरला जो है वो ही पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं. तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा पोजीशन आएगा जब मान लीजिए इन एनी सर्कमस्टेंसेस देयर इज नीड ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, सो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स इश्यू बन जाएगा उस सेशन में. तो आर्टिकल 93 ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि दोनों का, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों का इलेक्शन हो.
the constitutional office of the deputy speaker of the Lok Sabha is more symbolic of parliamentary democracy than some real authority. तो यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट फिल होना अपने आप में जो पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र की जो को ज़्यादा सिंबलाइज करता है ना. देयर इज नो नीड ऑफ रिजाइन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्टी, दो एज द डेप्यूटी स्पीकर दे हैव टू रिमेन इम्पार्शल. और नॉर्मली कन्वेंशन जो देखे गए हैं उसमें जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो नॉर्मली ऑपोजिशन पार्टी से आती है. और आपको पता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इम्पार्शियल होना होता है, मतलब किसी एक जिस पार्टी से वो आता है उसके ज़्यादा फेवर नहीं करना होता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद भी क्या है, तो और चूंकि ये ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर ही बनेगा. देयर इज अ कंसल्टेशन मैंडेटेड पैनल ऑफ 10 मेंबर टू प्रेसाइड ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ द लोक सभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर. तो यहाँ पर क्या है, कंसल्टेशन मैंडेट किया जाता है पैनल ऑफ 10 मेंबर का कि कौन बैठेगा यदि एब्सेंस ऑफ स्पीकर है तो प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा को कौन संभालेगा. इस तरह का पूरा एक प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है. सो कंसल्टेशन मैंडेटेड पैनल ऑफ 10 मेंबर टू प्रेसाइड ओवर द प्रोसीडिंग. तो वो कंसल्टेटेड जो मेंबर का पूरा ग्रुप है वो यहाँ पर जो है निर्णय लेता है. अब डेप्यूटी स्पीकर का रोल क्या होता है, दे एक्ट एज प्रेसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ लीव और एब्सेंस और डेथ और इलनेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा. पहली ही जो सेशन होता है, पहला ही जो मीटिंग है उसी में उसको निर्धारित कर दिया जाता है. आफ्टर द जनरल इलेक्शन जैसे 2019 में हुए. इट इज बाय कन्वेंशन, ये जो है एक परिपाटी बन चुकी है, ये एक परिपाटी का मतलब परंपरा बन चुकी है कि डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी को दिया जाता है. और टेन्योर और रिमूवल क्या है, दे होल्ड ऑफिस अंटिल आइदर दे सीज टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा और दे रिजाइन. तो वो तब तक ऑफिस रखते हैं जब तक कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा से रिजाइन ना कर दें, हट ना जाएं, तब तक वो बने रहते हैं. और यदि लोकसभा चेंज परिवर्तित हो रही है तो वहां पर चेंज किया भी जा सकता है, राइट. तो वो डिपेंड करता है मांग के अनुसार. दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. तो क्या होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, ये हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, राइट. तो आज हम इस पूरे टॉपिक को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, 50%. मतलब ये हो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या है, देखिए नॉट मोर देन 50%. हाउस मीन्स मोर देन 50% effective strength of house. This implies that the total strength we deduct vacant seat. जैसे मान लीजिए राज्यसभा है, उसमें आपको पता है टोटल 245 सीटें, लेकिन राज्यसभा में कई सीटें वैकेंट होती है. तो जो वैकेंट सीट है ना, मान लीजिए वो 45 है, यहाँ पर दिया गया देखिए 45 यदि वैकेंट सीट है तो टोटल कितनी बची 200. तो इनका 50% मतलब 50% से एक ज़्यादा, आपको पता है ना जैसे 545 होता है तो 50% से एक ज़्यादा मतलब वो 273 होता है. और यदि ये मेजॉरिटी है तो कई बिल पास हो जाते हैं, ठीक है. तो सिंपल मेजॉरिटी ये है इफेक्टिव मेजॉरिटी जिसमें वैकेंट पोस्ट को हटाया जाता है. ये बात याद रखना, यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग का टर्म नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ आएगा वो सब क्लियर करने वाला हूँ. तो यहाँ पर वैकेंट जो पोस्ट है उसको हटा दिया और उसके बाद उसके हाफ 50% के बाद में एक प्लस कर दीजिए. और इस इफेक्टिव मेजॉरिटी का प्रयोग कब कब किया जाता है, जब भी कभी वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है ना, आर्टिकल 67B के तहत, तो उस केस में हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी को प्रयोग करते हैं. राज्यसभा में जो वैकेंट पोस्ट है उसको हटाकर फिर 50% + 1. रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, उनको सिलेक्शन वगैरह वो सब किस में आता है भाई, इलेक्शन वगैरह, ये सब इफेक्टिव मेजॉरिटी में आता है. तो यहाँ पर आपको डिटेल में बात पता चल गई है एकदम.
अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि इसके अलावा भी जो मेजॉरिटी है उस पर भी डिस्कस कर लेते, तो आज ये पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सीधा सीधा यहां पर आ गए हैं, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो अलग अलग मेजॉरिटी है उस पर बात कर लेते हैं। सो देखिए, तो हमने इफेक्टिव मेजॉरिटी तो पढ़ लिया, अब बात आ रही है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। जैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब टोटल जितने मेंबर हैं, यहां पर वैकेंट पोस्ट वगैरह को नहीं हटा रहे, टोटल मेंबर मान ली है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है लोकसभा में 545, तो उसका 50% प्लस एक जो है ना वो क्या हो जाता है 273, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का प्रयोग करते हैं, नॉट जनरली यूज, बट दिस मेजॉरिटी इज यूज ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में आपको पता है 273 से ज्यादा सीटें यदि कोई भी सरकार प्राप्त कर लेती है, अब चाहे मान लीजिए बीजेपी है करंट में, वैसे तो आपको पता है कि 313 के करीब सीटें जीत गई थी बीजेपी, लेकिन मान लीजिए 250 ही जीती होती, तो वो क्या कर सकती है कि जो इसकी अलायंस ग्रुप है उनको जोड़ तोड़ जुगाड़ करके 273 का आंकड़ा प्राप्त करना होता है। तो जो जनरल इलेक्शन है वहां पर सिलेक्शन वाली बात है, यहां पर बात आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, ठीक है। टोटल यहां पर ना तो वैकेंट ना प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपली जितने नंबर ऑफ मेंबरशिप है उसका 50% में एक ज्यादा, वो है एब्सोल्यूट। इफेक्टिव मेजॉरिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, पूरा इफेक्टिव मेजॉरिटी हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, यहां पर हम लोग जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब समझ गए, मान लीजिए कि लोकसभा में एग्जैक्टली 545 ही लोग होंगे, है ना, कुछ ऊपर नीचे भी होते हैं, तो ये यदि टोटल स्ट्रेंथ है तो इसमें से मान लीजिए 45 टोटल एब्सेंट है, ठीक है, एंड 100 एब्सेंट, तो 50 वर एब्सेंट एंड 100 एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन द इश्यू। तो यदि किसी इश्यू पर कुछ लोग एब्सेंट रहे, मतलब कुछ तो ऑलरेडी एब्सेंट है, मतलब सदन में आए ही नहीं, है ना, पार्लियामेंट में आए ही नहीं, लोकसभा में आए ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुए, और 100 ने सोचा कि हमें वोटिंग नहीं करनी, कई बार आप देखते हैं ना अवॉइड करते हैं वोटिंग, तो टोटल कितनी वैकेंट हो गई? 45 प्लस 100 145, 545 में से 145 घटाया 400 पोस्ट आ गई, 400 मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया ये। इज इट क्लियर? अब चाहे वो वैकेंट सीट है उसको हटा दीजिए, एब्सेंट वाली सबको हटा दीजिए, टोटल प्रेजेंट कितने हैं जो वोट दे रहे हैं? 400, तो 400 का आधा कितना हुआ? 200, उसमें एक जोड़ा तो कितना हुआ? 1 ऐड करने पर 201। सो दिस विल कॉल सिंपल मेजॉरिटी। तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया है? इफेक्टिव मेजॉरिटी जो कि वैकेंट सीट को हटा दिया जाता है, नॉर्मली राज्यसभा में देखा हमने। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में टोटल जो मेंबरशिप है उसके बिहाफ पे निकाला जाता है, और सिंपल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग वैकेंट वाली पोस्ट को हटाकर निकाला जाता है। तो जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, ये पता होना चाहिए कौन सा किस पर काम करेगा। तो ऑर्डिनरी बिल्स जितने भी है नीड टू बी पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर इट सेंट टू इंडियन प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। तो जो साधारण बिल हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 110 जो आर्टिकल है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब, तो ये किस में आएगा? ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन लोकसभा इज सिंपल मेजॉरिटी। वाइस प्रेसिडेंट को यदि राज्यसभा में यदि वोटिंग हो रही है, उस केस में तो क्या माना जाएगा? उस केस में इफेक्टिव मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाए, इफेक्टिव मेजॉरिटी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए बिल लोकसभा मतलब लोअर हाउस में भी तो आएगा, एंड देन वहां पर क्या है? लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है। चलिए, टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो 360 आर्टिकल है, स्टेट इमरजेंसी
356 आर्टिकल, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब में भी सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 विच नीड नॉट टू बी रेटिफाइड बाय स्टेट रिक्वायर्ड ओनली सिंपल मेजोरिटी एट स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये राज्यों में यदि जो विशेष जिसमें संघीय ढांचा होता है, फेडरल पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से प्राप्त होता है। तो स्पेशल जो मेजोरिटी है, यहां पर देखिए एक टर्म और यूज होती है। आपने अब तक क्या पढ़ा है, आपने इफेक्टिव मेजोरिटी देख लिया, सिंपल मेजोरिटी देख लिया और एब्सोल्यूट मेजोरिटी देख लिया, और उनके अलग अलग किस किस एरिया में है यूज। अब बात आ रही है स्पेशल मेजोरिटी। तो यहां पर स्पेशल मेजोरिटी जो है ना, इसको 4 भागों में बांटा गया। तो स्पेशल मेजोरिटी, ऑल द टाइप ऑफ मेजोरिटी अदर देन एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल मेजोरिटी। तो मतलब जो एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल मेजोरिटी के रिमेनिंग जो भी मेजोरिटीज हैं वो स्पेशल मेजोरिटी। तो इसमें अलग अलग सेक्शन के थ्रू जो संशोधन होते हैं, राइट, जैसे आर्टिकल 249 के तहत स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 क्या है, सब अलग है, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी क्या है। फिर यदि फेडरल संघीय ढांचा है तो 50 राज्यों को भी रेटिफिकेशन करना होगा, और स्पेशल मेजोरिटी एज पर A61। तो ये 4 अलग अलग टाइप हैं। तो जब यहां पर हम लोग बात करते हैं 249 आर्टिकल के तहत, तो इसका मतलब जो स्पेशल मेजोरिटी है वो बात कर रहा है कि 2/3 मेंबर जो हैं, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं और किसी चीज पर वोट हो रहा है, तो प्रेजेंट मान लीजिए 150 ही है टोटल, तो उस केस में 2/3 यदि फेवर में वोट करें तभी वो बिल पास माना जाएगा। तो ये स्पेशल मेजोरिटी हो गया। तो केस वेयर स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 यूज किया जाता है, तो ये है राज्यसभा का रेजोल्यूशन टू एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट वैलिड अप टू 1 ईयर। तो जो 312 है ना, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, तो राज्यों के लिए कोई भी प्रकार का बिल वगैरह, तो उस केस में यहां पर जो है 249। इज इट क्लियर? और ये पावर तो वैसे भी राज्यसभा के पास ही है, ठीक है। तो राज्यों के लिए जो भी कानून बनाया जाता है वो 2/3, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी एज पर 368, इसमें भी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो देखिए ये 368 में क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशल मेजोरिटी ये वाली जो 368 के तहत। मान लीजिए मैं वही वाली बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूं आपको ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। हम लोग स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। तो पहला पॉइंट तो मैं ले रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड लूंगा बाद में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि 545 टोटल सीट हैं, ओके बिल्कुल हैं, 45 यदि एब्सेंट है, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, और 45 जो है वैकेंट पोजीशन है मान लीजिए, या एब्सेंट ही है एक्चुअल में, 100 ने वोटिंग की ही नहीं, तो टोटल कितने बच गए लोग, 400। तो 400 का 50% कितना होता है, सॉरी, तो ये तो हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो कितना चाहिए, 2/3। 2/3 का मतलब कितना होगा, 400 का 2/3 कितना हो जाता है भाई, 400 का जो 2/3 है वो लगभग जो है 266 जाएगा, यस और नो, 266। पहला पॉइंट तो हो गया ये। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि टोटल जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, वो कितनी है, 545। इसका 50% कितना होता है, तो हमने देखा था 273 होता है। तो यदि कोई बिल पारित किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, तो या तो ये और या फिर ये, इनमें से जो हाईएस्ट जो बड़ा है उससे ज्यादा वोट मत मिलेंगे तो बिल पास होगा। तो बताइए 266 ज्यादा है या 273? 273 ज्यादा है। इसका मतलब यदि 400 ही प्रेजेंट हैं तो कम से कम 273 274 यदि मत पड़े तो उस कानून में संशोधन होगा, है ना, अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट क्या है, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो एक तो होता है केवल 2/3 वाला जो राज्यसभा का एग्जाम्पल देखा, दूसरा है आर्टिकल 368 के तहत, राइट। तो 368 के तहत क्या होता है भाई,
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित करना हो, किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हटाना हो, यदि सीईसी सेंट्रल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाना है, तो भी हमें ये इस प्रोसेस से टोटल स्ट्रेंथ का 50% और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3, उनमें से जो नंबर ज्यादा है उससे बराबर या उसके ज्यादा यदि मत पड़ते हैं तभी ये पारित होगा। अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 इन बोथ द हाउसेज। तो नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है ना, नेशनल इमरजेंसी के, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी, राइट। रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर क्रिएशन, तो ये आप लोग सारे टॉपिक्स एकदम पढ़ लेंगे। यदि कोई फेडरल ढांचे में कोई दिक्कत है, जैसे एनजेएसी आया था 99वां संविधान संशोधन, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट तो एक फेडरल कोर्ट है, तो उस केस में नॉट ओनली 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% इनमें से जो ज़्यादा है वो, बल्कि 50% स्टेट को भी रेटिफिकेशन देना होगा, राइट। तो यहाँ पर 368 प्लस रेटिफिकेशन, जैसे जीएसटी का एग्जाम्पल ले लीजिए। और जो आर्टिकल 61 है, A61 जो हमने देखा था, वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, तो आपको ये बात पता चल गई 4 प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी होती है। और वैसे मेजोरिटी कितने प्रकार की, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी एंड फोर्थ वन इज व्हाट, सिंपल मेजोरिटी है ये, और यहां पर ये स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी कितने प्रकार की है, 4 टाइप्स। इज इट क्लियर? ये पूरा टॉपिक आपका एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी, आप एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लेना। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 रिक्वायर्स मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इन लोकसभा स्पेशल मेजोरिटी एज पर 61 इज 364, वाइल राज्यसभा में ये है आर्टिकल 61 के तहत 164। मतलब समझ रहे हैं आप, टोटल यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला केस नहीं है, यहां पर क्या है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545, इसका 2/3 कितना है, तो ये है 364। वैसे ही राज्यसभा में कितना है, 245, इसका 2/3 कितना है, 164। ठीक है, तो ये आर्टिकल 61 के तहत ये स्पेशल मेजोरिटी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इज इट क्लियर? तो हमने जो ये टॉपिक था वो उसको दोनों पर्सपेक्टिव से देख लिया। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ में जो डिस्प्यूट चल रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अभी तक क्यों नहीं भरी गई है, तो शायद आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अभी हाल ही में चर्चा में एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है ये टॉपिक, कि ये होते हैं पिग्मी हॉग और कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग। ये दुनिया के रेयरेस्ट स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स हैं, जिन्हें अभी हाल ही में 8 पिग को असम के मानस नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये कैप्टिव ब्रीडिंग ही करवाई जा रही है इनकी। मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में ये वाइल्ड प्रेजेंट इन वाइल्ड है ही नहीं, और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग जो है ना, हम लोग जिसको बोलते हैं एक्स सिटू, राइट, एक्स सिटू एनवायरमेंट में हम लोग क्या है, इनको जनरेट कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड बैच जिसे पिग्मी हॉक को क्या है, कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं इन ए ईयर, पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। पिग्मी हॉक का जो बायोलॉजिकल नेम है, जो द्विनाम पद्धति है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। पोर्क्यूला सेल्वेनिया इज द नेटिव टू द एल्यूवियल ग्रासलैंड इन फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, और ये हिमालय के फुटहिल्स में 300 मीटर तक ये पाए जाते हैं नॉर्मली। टुडे केवल कुछ नोन पॉपुलेशन अभी असम में ही बची है और कुछ साउदर्न भूटान में बची है। तो इनकी कुछ देखिए मानस और ये औरांग, राइट, ये कुछ लोकेशन दिए यहाँ पर भूटान और इस एरिया में फुटहिल्स में पाए जाते हैं, राइट। पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एटलीस्ट देन 250 मैच्योर, केवल और केवल कितने बचे हैं, ये 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स ही बचे हैं। तो अपने आप में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इवन नॉट प्रेजेंट, वाइल्ड में ही प्रेजेंट नहीं, और इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग से संख्या बढ़ाकर और फिर नेचर में इनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। इट इज डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल 1 स्पीशीज इन इंडिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, और यदि कुछ होता है तो हैवी पेनल्टीज वगैरह अप्लाई की जाती है। तो पिग्मी हॉग, इसके बारे में देख लीजिए, कहाँ का है, निवासी कहाँ का है, क्या इसकी लोकेशन है, कहाँ पर ये प्राप्त किए जा रहे हैं पिग्मी हॉग्स, ठीक है, और पहले भी ये चर्चा में रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रोकोडाइल्स। भारत में 3 प्रकार के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। तो भारत में जो ये क्रोकोडाइल्स हैं वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और इनकी तीनों की तीनों प्रकार की स्पीशीज जो कहीं पर इमर्ज है, मतलब पाई जाती है, वो है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। केंद्रपाड़ा इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। और यहाँ पर तीनों प्रकार की जो स्पीशीज हैं उसमें सबसे पहले है घड़ियाल। ये सबसे लंबे होते हैं और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मछलियों को खाने वाले क्रोकोडाइल हैं। इज इट क्लियर? और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार, और भारत के शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। सैंड माइनिंग के कारण, पोचिंग के कारण और मछलियों की कमी के कारण इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। चंबल में घड़ियाल और हिमालयन रिवर्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड जो क्रोकोडाइल है वो है जो कि सॉल्ट वाटर है ना, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब खारे पानी में, फ्रेश वाटर रीजन में भी है, ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर में। और ये सुंदरवन, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इलीगल हंटिंग के कारण इसकी संख्या, तो ये लीस्ट कंसर्न है, इनकी संख्या अच्छी खासी है, शेड्यूल 1 में ही है, लेकिन भारत के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत। मगर क्या है? मगर जो है वो दलदली और ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल है, ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल। और ये भूटान, म्यांमार में लगभग जो है फ्रेश वाटर है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और भूटान, म्यांमार में तो एक्सटिंक्ट ही हो चुका है। वल्नरेबल है, अलग अलग, जैसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, राइट। IUCN की रेड लिस्ट में याद रखना वल्नरेबल है, जबकि IUCN की रेड लिस्ट में जो सॉल्ट वाटर है वो लीस्ट कंसर्न है। और घड़ियाल जो हैं, घड़ियाल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इन पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आएगा, और ये चंबल में भारत में अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। तो केंद्रपाड़ा वो जिला है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो क्रोकोडाइल के लिए क्या क्या जो कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो देखिए UNDP एंड FAO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1975 में, है ना। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भारत में लॉन्च किया गया था, याद आ रहा होगा 1975 में, राइट। मैं आपसे समय समय पर क्वेश्चन पूछता रहता हूं, जैसे प्रोजेक्ट हंगुल जो था, हंगुल हिरण, वो 1970 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट लॉयन वो शुरू किया गया था 1973 में, सॉरी प्रोजेक्ट लॉयन है तो 1972 याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर आए तो 1973, एक साल बाद टाइगर, एक साल पहले प्रोजेक्ट लॉयन। इसके बाद में यदि आपसे पूछे प्रोजेक्ट राइनोसॉर्स तो ये 1987 में। आपसे मैं यहां पर एक प्रश्न पूछ लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट जो ऑलिव रिडले टर्टल है, मतलब टर्टल्स, वो कब लॉन्च किया गया? ये आपसे के लिए छोड़ दिया है प्रश्न, ठीक है। तो घड़ियाल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम फर्स्ट इंप्लीमेंटेड कहां पर स्टार्ट हुए थे, ये याद रखना पॉइंट, ओडिशा में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ सूटेबल हैबिटेट फॉर ऑप्टिंग टेक्नोलॉजीज, तो यहां पर सूटेबल हैबिटेट ऑप्टिंग टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाए, मॉनिटर किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, और एंथ्रोपोजेनिक जो इन्फ्लुएंस है उसको कम से कम किया जाए। ये कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग एक बार फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एंड दैट इज हियर, राइट। ये रहा, लीजिए। तो यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अदर पॉइंट्स पर। तो देखिए, एक स्टूडेंट है वो बार बार ये प्रश्न पूछती हैं कि सर जो आप जो PPT प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये PPT वाला सेक्शन है, 1 मिनट बता देता हूँ। आप में एक स्टूडेंट है जो बार बार अनुप्रिया, आई थिंक अनुप्रिया नाम है उनका, वो बार बार एक प्रश्न पूछती हैं कि सर जो है ये जो है कंटेंट हम लोग क्या है कॉपी नहीं कर पाते। बेटा आप लोग डाउनलोड करके PDF रख लीजिए डेट वाइज, और ये कंटेंट जो है ना ये इमेजेस के फॉर्मेट में है, तो आप चाहे मैं इसको
PDF में भी प्रोवाइड करूंगा ना आपको, जो मैं अब जो स्लाइड दिखाऊंगा उसमें, तब भी ये इमेज के तौर पे ही रहेगा, तो आप इनको कॉपी वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप मेनली क्या है, जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको रिटेन करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आती है बात कि इंडिया को अपने जो कमिटमेंट है उस पर अब काम करना शुरू कर देना चाहिए। इंडिया मस्ट कमिट टू नेट जीरो एमिशन, ये बार बार हम लोग देख ही रहे हैं। COP26 होगा अभी, है ना, नवंबर में ग्लासगो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट मीटिंग है, और पेरिस के बाद, और ये 2 साल पेंडेमिक, तो एक अपने आप में एक नया 1.5-2 साल से कोई मीटिंग हुआ ही नहीं, राइट। तो यहां पर देखने को मिला है कि दुनिया की जो 50% ग्लोबल इकोनॉमी जो ऑलरेडी नेट जीरो पर शिफ्ट हो जाएगी 2050 तक। तो मुझे डिफरेंस बता दीजिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट जीरो एंड ग्रॉस जीरो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। नेट जीरो ज्यादा इफेक्टिव है या ग्रॉस जीरो ज्यादा इफेक्टिव है, बताइए। ओवर 100 कंट्रीज हैव ऑलरेडी कमिटेड टू नेट जीरो एमिशन बाय 2050। 100 जो कंट्रीज हैं, लगभग 50% ऑफ द कंट्री वो नेट जीरो को कमिटमेंट कर भी चुकी है। भारत के भी अपने कमिटमेंट चल रहे हैं। IPCC की जो रिपोर्ट है वो अनइक्विवोकल ऑन नीड ऑफ अर्जेंट एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स हमें जनरेट करना होगा, तभी जो है कारगर सोल्यूशन निकलेंगे। इट इज़ ओनली गवर्नमेंट दैट इंक्रीजिंग क्लाइमेट एक्शन। इट इज़ नॉट ओनली कि गवर्नमेंट ही नहीं, कम्युनिटीज, प्राइवेट प्लेयर्स, राइट, NGOs, उनको भी भागीदारी, है ना, पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। द बिजनेस वर्ल्ड इज टू, है ना, उनको भी इसमें आना होगा। और इसके लिए देखिए भारत की अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो काम कर भी रही हैं। तो व्हाई इंडिया शुड कमिट नेट जीरो टारगेट? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट ड्यू टू वल्नरेबिलिटी, इंडिया इटसेल्फ हैज अ नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, जब भारत को एग्जाम्पल सेट करेगा, दुनिया के दूसरे देश एग्जाम्पल सेट करेंगे, ओवरऑल कमी आएगी, तभी तो भारत में उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। यदि दुनिया के सारे देश पॉल्यूशन कर रहे हैं, भारत नहीं कर रहा, तो क्या भारत पर इम्पैक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैंने आपको भूटान का एग्जाम्पल बताया था। सो इट इज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज एंड देयरफॉर शुड अमंग द मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट थ्रेट। इन थ्रेट के खिलाफ हमें एक्टिव होना होगा। इन्फ्लुएंस एज राइजिंग पावर, भारत राइजिंग पावर भी है और इसलिए भी इन्फ्लुएंस जो है सॉफ्ट पावर और एनवायरमेंटल पावर के तौर पे। सो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, India's reluctance to commit net zero will become significant drag to India's international diplomacy। अभी हमारा जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें हम लोगों ने 33 to 35% तक कम करेंगे हम लोग, किसको? 2005 के लेवल से। तो ये जो है यहाँ पर नेट जीरो की भारत ने बात नहीं की, हमें करनी चाहिए, इस पर भी बात शुरू कर दी जाए। ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज जो हैं, दिस अप्लाइज नॉट जस्ट की रिलेशनशिप like US but also much of group increasingly concerned to see climate action। अब जरूरत आ गई है। एशियान और APEC वगैरह जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं वो भी आजकल मीटिंग्स में इनका डिस्कशन करते ही हैं। इंटरकनेक्टेड विद इकोनॉमी, अब देखिए यूके जो है 70% इकोनॉमी उसकी बढ़ी है और 40% तक उसने अपना एमिशन को कम किया है। वैसे बहुत पॉल्यूशन किया है, पर कैपिटा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो अच्छी चली रही है। सोलर एनर्जी ने 90% जो है कॉस्ट को हैव फॉलन 90%, प्रोवाइडिंग द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया एवर सीन। तो ये बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें सोलर एनर्जी, ये पॉइंट याद रखना। सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत रुकावट बनेंगे। और ट्रांजिशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, नेट जीरो एमिशन इज बिगेस्ट कमर्शियल अपॉर्चुनिटी इन हिस्ट्री। तो नेट जीरो अपने आप में बिगेस्ट कमर्शियल अपॉर्चुनिटी होगी पूरे के पूरे इतिहास में देखा जाए तो। इन जस्ट द एनर्जी सेक्टर अलोन इट इज एस्टिमेटेड 1.6 to 3.8 ट्रिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो बहुत ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता, और इसके लिए इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसमें मैं आपको बार बार ये पॉइंट तो बताता ही रहता हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, वो भारत का ये टारगेट भी मैं आपको रेगुलरली कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में बात आ रही है कि भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में भी देखिए जो टाटाज हैं वो काम कर रहे हैं, ग्रुप विनिंग अवार्ड सस्टेनेबिलिटी। तो टाटा ग्रुप विनिंग अवार्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, महिंद्रा कमिटेड टू नेट जीरो टू 2040 तक, रिलायंस 2035 तक, रिलायंस बहुत बड़ा निवेश कर रहा है अभी रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पावर वगैरह में, हमने डिस्कस भी किया था। Notwithstanding reasonable argument about historical responsibility, per capita emission and equity, India's national interest
on climate action are now engaged in a way that goes significantly beyond waiting for donor support to drive ambition। तो यहाँ पर जो है भारत को ये टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग डोनर सपोर्ट का वेट कर रहे हैं। आपको पता होगा $100 बिलियन जो डोनेट करने की बात की गई थी वो अभी तक नहीं किया गया। तो वे फॉरवर्ड क्या है, इंटरनेशनल कॉपरेशन की आवश्यकता है, ग्रीन फाइनेंसिंग की आवश्यकता है, राइट, और जीरो एमिशन के लिए ट्रांसपोर्ट, डिकार्बोनाइजेशन सेक्टर, स्टील, सीमेंट, केमिकल, इनके लिए नई टेक्निक्स को इजाद किया जाए तभी और एंगेजमेंट में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यहां पर कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि इंडियाज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, भारत जो इस है ना ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, आपको याद आ रहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में जो 14 अगस्त है ना, मतलब ये पूरा का पूरा एक वाक्यांश दिया था कि हम एक नई उससे मीटिंग्स, मतलब हम एक नए भाग्य से मिलने वाले, भारत की भाग्य से जो मीटिंग है, तो ये अब रिमार्केबल हैंड में है, रेस्ट इन ओन रिमार्केबल हैंड, इट ऑलवेज हैज बीन इन लैंड वेयर अर्थ इज कॉल्ड मदर अर्थ बोलते हैं हम लोग, मदर नेचर। महात्मा गांधी मेजर रिलीजियस एंड कंसल्टेशन एंश्रिन एनवायरमेंट क्लियर एंड कमिटमेंट टू नेट जीरो एमिशन। तो ये जो महात्मा गांधी के जो वक्तव्य हैं उनको भी हमें फलित करना चाहिए 2050 तक, है ना। चलिए, तो ये हमारे टारगेट भी बनने चाहिए। हमारा जो दक्षिण में स्थित एक आइलैंड कंट्री है, पड़ोसी देश श्रीलंका, तो महिंदा राजपक्षे जो हैं, है ना, महिंदा राजपक्षे को आप जानते ही हैं, राजपक्षे जो प्रेसिडेंट हैं, महिंदा राजपक्षे पीएम हैं। तो ये जो हैं अभी इन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, और इसके पीछे कारण क्या है कि लगातार खाद्यान्नों का फूड प्राइसेस बढ़ता जा रहा है, पेंडेमिक भी अपने चरम पर है, यहाँ पर कोविड पेंडेमिक बहुत तेजी से हो रहा है। तो राजपक्षे ने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि जो ये जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो वो होल्डिंग कर रहे हैं, होल्डिंग का मतलब इकट्ठा कर रहे हैं राइस और शुगर को, वो बंद हो सके। गवर्नमेंट ने आर्मी जनरल को भी अपॉइंट किया है कि यदि कोई इसेंशियल चीज़ों के लिए यदि कोई इस प्रकार की एक्टिविटी देखी जाए तो फूड स्टॉक हेल्ड बाय ट्रेडर्स और रिटेलर्स टू रेगुलेट देयर प्राइसेस, तो उसके लिए आर्मी जनरल को कमिश्नर ऑफ इसेंशियल सर्विसेज के तौर पे यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। तो वो इस पूरी चीज़ को टैकल करेंगे, मतलब एक स्ट्रिक्ट कदम लिए जा रहे हैं। मिलिट्री विल, क्योंकि क्या होता है कि जब इस प्रकार की महामारी चीज़ें होती हैं तो लोग होर्डिंग कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लिए, है ना, वो जो है रातों रात जो है रिच बनना चाहते हैं, और ऐसा भारत में भी देखा गया, आपने देखा ही होगा प्रीवियस डेज में। सो मिलिट्री विल ओवरसीन ऑल द एक्शन मिलिट्री देखेगी, ऑफिशियल्स वगैरह सब ये देखेंगे, है ना, बेस्ड ऑन इम्पोर्ट कॉस्ट, तो ये सब देख लीजिए। इमरजेंसी वहाँ पर शुगर, राइस, अनियन, पोटैटोज, केरोसिन, कुकिंग गैस, इन सभी के स्टोरेज के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है वहाँ। वाइड रेंजिंग मेजर्स इज ऑल्सो एम टू रिकवरिंग क्रेडिट ओन टू स्टेट बैंक बाय इम्पोर्टर। तो यहाँ पर जो है ना रिकवरिंग क्रेडिट भी रिकवरी के लिए वाइड रेंजिंग मेजर्स लिए गए। बैंक्स की हालत खस्ता है, आपको मैंने बताया था कि बांग्लादेश ने उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट और हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प, याद आ रहा है आपको। क्यों ये इमरजेंसी आई? तो यहाँ पर नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड एंड अदर कमोडिटीज इज विटनेसिंग सर्ज इन कोविड-19। तो नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड, ये इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है। केसेस ऑफ डेथ जो है और टूरिज्म को हिट कर दिया, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ स्लम्प ऑफ टूरिज्म नंबर। तो श्रीलंका में इसके कारण ऐसा हुआ। श्रीलंकन रुपी हैज फॉलन 7.5% अगेंस्ट डॉलर, ठीक है, दिस ईयर। सेंट्रल बैंक श्रीलंका रिसेंटली इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इन द बिड टू शोर अप लोकल करेंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। और ये सब जो इम्पैक्ट हैं, अकॉर्डिंग टू बैंक डेटा श्रीलंकन फॉरेन रिजर्व फैल 2.8, तो देखिए बहुत नीचे आ गया, $2.8 बिलियन। आपको याद है मैंने कल बताया था कि भारत का फॉरेन रिजर्व कितना चल रहा है, $612 बिलियन चल रहा है, जो दुनिया का 4th है। इनका केवल और केवल $2.8 बिलियन रह गया है, और ये 2019 में $7 बिलियन था, लगातार गिरता चला गया। इस सब के पीछे कारण क्या रहा है कि श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के कारण उनके पास कमाई नहीं है, और इस कारण से क्या उनको एक बड़ा जो फॉरेन रिजर्व है वो किसको देना पड़ रहा है, इंपोर्ट करने में उनका पूरी खपाई जा रही है।
भारत की इमरजेंसी को देखें तो भारत में भी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, और ये सब कब लगती है? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से, है ना। और यदि he or she be satisfied with the situation arising due to the financial stability and credit of India part of territory is threatened, तो उस केस में 360 के तहत ये लागू हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ, वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, कि जो प्रेसिडेंट यदि सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ लगा दी जाए, अब तक भारत में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, it means that the Supreme Court can review declaration of financial emergency। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है जो डिक्लेरेशन हुआ। ये पॉइंट जरूर याद रखना प्रीलिम्स वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या है कि पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट जो है उसको लागू कर देते हैं, उसके बाद उन्हें अप्रूव करवाना पड़ता है दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर अंदर, राज्यसभा और लोकसभा से। Resolution approving proclamation of financial emergency can be passed by either house of the parliament, या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों जो है रेजोल्यूशन जो है पहले किसी भी एक सदन से हो सकता है शुरू, फिर दूसरे में जाएगा। Once approved both the houses, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked। और रिवोक भी कौन करेगा? रिवोकेशन के लिए भी क्या है? It may be revoked anytime by the president without parliamentary approval, बट यूजुअल एड एंड एडवाइस, और ये किसकी है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की मदद से रिवोक हटाया भी जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या इंपैक्ट होता है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सपेंड, केंद्र की पावर बहुत बढ़ जाती है और सैलरीज वगैरह भी कम की जा सकती है, फाइनेंशियल ऑर्डर हो जाएगा तो। ऑल द मनी बिल एंड द फाइनेंशियल बिल दैट कम अप फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन आफ्टर बीइंग पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी रिजर्व्ड। तो स्टेट लेजिस्लेचर के जो कंसिडरेशन ऑल द मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स दैट कम फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन आफ्टर बीइंग पास, तो हमेशा ये गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट के पास आते हैं, ठीक है। और सैलरीज अलाउंस ऑफ एनी पर्सन वो रिड्यूस किया जा सकता है, प्रेसिडेंट में इश्यू डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ द सैलरीज एटसेट्रा, ये सब हो सकता है। ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग यूनियन एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सभी का ये इसमें अलाउंस कम हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दैट इज विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। मतलब ये हुआ कि संविधान के संदर्भ में जो प्रोहिबिशन का मतलब किसी चीज़ को रोकना, मनाही, और लिमिटेशन है प्रोविजन कंटेंट ऑर्डिनरी लॉ, वो एक्ट नहीं कर सकते एज प्रोहिबिशन लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, कि भाई वो लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को लिमिट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू 142। इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इसका मतलब क्या है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके, है ना, 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके, और बड़े पेशेंटली इसका आंसर दीजिए और बताइए क्या सही है। The decision taken by Election Commissioner of India while discharging its duty cannot be challenged in any court। जो डिसीजन इलेक्शन कमिश्नर ने लिया है जब डिस्चार्जिंग किया जाता है ड्यूटी से, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं वो अंडरमाइन ना हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर यही है, क्योंकि 142 रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से। याद आ रहा है आपको 143 में प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दे सकते हैं जजेस इत्यादि। तो यहाँ पर है ना वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मदद लेने की प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में ये बात है, क्योंकि 142 का इससे रिलेटेड है। 124 से लेकर 147 इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को कंस्ट्रेंट रोका नहीं जा सकता इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर एंड लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और वही तो तभी तो एनजेसी को हटा दिया गया था। तो यहां पर ऑप्शन सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए, अब बात आ रही है कि चाइना ने एक अपना नया मैरीटाइम लॉ पास कर दिया है। चाइना की जो 9 डैश लाइन है वहां पर ये बोल रहा है कि भैया मूवमेंट यदि करोगे तो हमारी परमिशन से ही करोगे, हमारी जो आर्मी है वगैरह उसको बताओगे कि आप किस पर्पस से आए हो, स्पेशली ऑयल और
गैस इत्यादि लेकर आ रहे हैं तो चाइना से परमिशन लेनी होगी। तो चाइना ने नया मैरीटाइम रूल डेजिग्नेट किया है फॉरेन वेसल्स के लिए चाइनीज टेरिटोरियल वाटर में। तो ये मैरीटाइम लॉ क्या है देखिए, जो फॉरेन वेसल्स हैं, मिलिट्री की हो चाहे कमर्शियल हो, रिक्वायर्ड उनको सबमिट करना पड़ेगा चाइनीज सुपरविजन में, चाइनीज टेरिटोरियल वाटर में, कि भाई हम लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और विशेष करके सबमरीन पर ऑपरेशन ऑफ सबमरीन समर्सिबल्स का यूज कर रहे हो, न्यूक्लियर वेसल्स हो, शिप कैरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल हो, यदि शिप कैरिंग बल्क ऑयल है, केमिकल है, लिक्विफाइड गैस है, यदि टॉक्सिक एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर डिटेल इंफॉर्मेशन अपॉन देयर विजिट टू चाइनीज टेरिटोरियल वाटर। और चाइना ने तो 9 डैश लाइन को पूरा अपना अधिकार बता रहा है। ये जो नियम निकाला है वो यूएस चाइना के बीच में और ज़्यादा टकराव को बढ़ाएगा, ठीक है। वेसल्स दैट एंडेंजर्ड मैरीटाइम टेरिफ सेफ्टी ऑफ चाइना, कि यदि कोई भी वेसल मैरीटाइम चाइना का जो मैरीटाइम एरिया है वहाँ पर यदि ट्रैफिक सेफ्टी में कोई दिक्कत आ रही है तो इस केस में क्या है, रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर नेम, उनको अपना नाम बताना होगा, कॉल साइन, करंट पोजीशन, नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, कहाँ पर जाना है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ये सब बताना होगा। तो ये एक नए लॉ, जबकि यूएन क्लॉज ये सब डिसाइड किया करता था। यूएन क्लॉज हमने डिस्कस किया था, याद है आपको। द नेम ऑफ शिप बॉर्न डेंजरस गुड्स एंड कार्गो डेड वेट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। तो डेंजरस जो गुड हैं, कार्गो डेड वेट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशन। इस इम्पैक्ट से क्या होगा, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे। ये शुरुआत है, दुनिया के दूसरे देश भी इसी प्रकार के नियम और लॉ लेके आ जाएंगे। अपने आप में अब दुनिया के देशों के बीच में टेरिटोरियल वाटर पर जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। यस और नो, एस्पेशली अभी तो कहाँ शुरू हो जाएगा, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट में। इट इज़ लाइकली टू एग्जिस्टिंग टेंशन, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, एस्केलेट होती हुई दिखाई देगी। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? द साउथ चाइना सी लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ग्लोबली। और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग पैसेज थ्रू इट्स लेन यहाँ से गुजरता है। सिग्निफिकेंस चाइना के लिए क्या है कि साउथ चाइना सी क्रिटिकल रूट है इंडिया के लिए भी, बोथ मिलिट्रीली एंड कमर्शियली। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग इंडियाज ट्रेड विद जापान। जापान के साथ जो ट्रेड होता है वो यहीं से गुजरता है। साउथ कोरिया, आसियान कंट्रीज, मोर देन 55% ऑफ इंडियन ट्रेड पासेज थ्रू साउथ चाइना सी से निकलता है, मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि हमको अमेरिका भी जाना है तो ये सब मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन इन ऑफशोर ब्लॉक्स इन द मार्जिन्स ऑफ सीज। आपको याद आ रहा होगा फिलीपींस वगैरह में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। वियतनाम के साथ हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत सारे टेंशंस और देखने को मिलेंगे। एक्चुअल रो क्या है, द वाटर अराउंड चाइना इज हॉटली कंटेस्टेड। वहाँ पर आपको पता है कि जो अमेरिका का भी आइलैंड है, तो 9 डैश लाइन, चाइना क्लेम मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी एज द सॉवरेन टेरिटरी, अपना खुद का संप्रभु क्षेत्र मानता है वो। दिस क्लेम इज कंटेस्टेड बाय द नेबर्स इन द रीजन। नेबर्स भी ऐसा ही डिमांड करते हैं कि ये तो हमारा रीजन है। वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की भी प्रेजेंस है। दो इट इज़ नो क्लेम इन सी बैक स्मॉलर नेशन इन फाइट अगेंस्ट। तो चाइना से वो इतना ज़्यादा लड़ने की पोजीशन में है भी नहीं। इंटरनेशनल पोजीशन क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए कि यूएन जो क्लॉज है वही इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को देखता है, और इस लॉ को भारत, चाइना ने फॉलो भी किया हुआ है। साइन सिग्नेटरी कंट्रीज भी हैं, तो इंडिया, चाइना और हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज ने इसको साइन किया यूएन क्लॉज को। द यूएस सिग्निफिकेंटली इज नॉट, यूएस ने नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू स्टेट्स हैव द राइट टू इम्प्लीमेंट टेरिटोरियल राइट अप टू 12 नॉटिकल माइल इनटू द सी। तो वहां तक उनका अधिकार है। यूएन क्लॉज ऑल्सो स्टेट्स ऑल द वेसल हैव राइट टू इनोसेंट पासेस थ्रू दिस रीजन। और यूएन क्लॉज बोलता है कि इनोसेंट, यदि इनोसेंस का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब क्या है, जिसका कोई दोषपूर्ण तरीके से यदि जा रहा है तो फिर वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन चाइनाज न्यू लॉ वायलेट्स दिस। तो यदि अब चाइना रोकता है तो वो अपने आप में वायलेशन कर रहा है। इज इट क्लियर? बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, कोल से रिलेटेड।
भारत में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट टेल्स यूटिलिटीज टू शिप इन कोल्स एज डिमांड सर्ज। भारत में बहुत बड़ा कोयला उत्पादन होता है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है भारत, और फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व भारत के पास है। लेकिन भारत में एब्रेसिव कोल है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और इसीलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा कोयले को इंपोर्ट करते हैं जस्ट टू सप्लाई द डिमांड फ्रॉम द thermal power plant. So the government has urged utilities to import coal despite having the world's fourth largest reserve. गवर्नमेंट ने क्या अर्ज किया है, यूटिलिटी इंपोर्ट किया जाए कोल को, बजाय कि हम लोग चौथे लार्जेस्ट रिजर्व हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, विद सेवरल पावर प्लांट ऑन वर्ज ऑफ रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। भारत में एक इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस अभी स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो रही है, और इसीलिए कोयला पावर प्लांट जो हैं उसको कोयले की आवश्यकता, अच्छे कोयले की आवश्यकता है। तो भारत का यदि हिस्ट्री देखा जाए तो 1774 से हम लोग कोयले को माइन कर रहे हैं। सेकंड फास्टेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है हम लोग, 716 मिलियन मीट्रिक टन, ये 2018 में हमने प्रोड्यूस किया था। हाई डिमांड है बट पुअर एवरेज क्वालिटी है भारत के कोयले की, और कोकिंग कोल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील प्लांट्स में वो फिट नहीं बैठता है। धनबाद सिटी जो है वहाँ पर लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग होता है, कॉल्ड कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। स्टेट ओन्ड कोल इंडिया हैड मोनोपोली, जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी मोनोपोली है कोल माइनिंग में, बिटवीन नेशनलाइजेशन जब से हुआ 2073 से 2018 के बीच में। तो जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, जितना भारत में कोयला है मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, उसका 70% तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ हो जाता है। मतलब 3/4 ऑफ इंडियाज कोल कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में चली जाती है। पॉल्यूशन का स्तर आप देख लीजिए क्या हो रहा होगा। उसके बाद आप ये देख लीजिए, मुंबई का मैंने एग्जांपल बताया था कि वो कोयला बेस्ड, वहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, 95% तक कोयला बेस्ड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। क्वालिटी ऑफ कोल, द ऐश केमिस्ट्री ऑफ इंडियन कोल सच दैट हाई इन सिलिका एंड एल्यूमिना ज़्यादा है। ऐश जो है हाईली एब्रेसिव होता है, ऑफ हाई क्वार्ट्ज कंटेंट है, विच कैन लीड टू इरोजन ऑफ सिन गैस कूलिंग सिस्टम। तो जो कूलिंग सिस्टम है उसको इरोड कर देते हैं। व्हेन इट गेट्स फ्यूज्ड, इंडियन कोल में सल्फर कंटेंट कंपैरेटिवली लो है, अबाउट 0.5%। सो फ्रॉम गैस क्लीन अप परस्पेक्टिव, द फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं रिमूवल सिस्टम इज नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइबल, देयरफॉर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, अननेसेसरी टू मीट एमिशन नॉर्म। तो ऑल्सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये अनावश्यक हो गया है कि एमिशन नॉर्म्स को मीट कर पाए उसकी डिमांड को। तो कोल रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, ये सारे वो रीजन है, देखिए है ना, ये आपको जरूर एक बार देख लेना है। लोकेशन राजमहल ग्रुप ऑफ कोल फील्ड, झरिया, ईस्ट वेस्ट बोकारो, नॉर्थ एंड साउथ करणपुरा एंड सिंगरौली बहुत इंपॉर्टेंट है, तालचर, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। कोरबा माइंस जो है, ठीक है, तालचर है। इसके अलावा देखिए माकुम कोलफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी में है, ठीक है, पेंच में भी लोकेटेड है, कामटी। तो इस प्रकार से भारत का जो मेजर कोयल रिजर्व जो मिलता है वो मिलता है छोटा नागपुर के पठार में। भारत दुनिया का चौथा लार्जेस्ट कोल रिजर्व रखता है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और हम बात करें भारत के राज्यों में कोल डिपॉजिट के मामले में, तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 98.909% अकेले ये कोयला रिजर्व रखते हैं। भारत में नॉर्मली कोयला कहाँ प्राप्त होता है, ईस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल इंडिया में। 31 मार्च 2019 में झारखंड और ओडिशा से लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है निकाले गए, तो ये थे, झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, याद रखना। तो इस प्रकार से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडिजिनाइज्ड कोयला बहुत अच्छा नहीं है। कोल पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, कैप्टिव प्लांट्स, आयरन स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज आयरन प्लांट, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, कोल ट्रेडर आर इम्पोर्टिंग नॉन कोकिंग कोल। भारत में एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा है, राइट, सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। कोक इज इम्पोर्टेड मेनली टू पिग आयरन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, मतलब आयरन का एक प्रकार होता है पिग आयरन,
एंड आयरन एंड स्टील सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम किया जा सकता है, फर्नेस जो भट्टियाँ होती हैं उनके मिनी ब्लास्ट के लिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन कोल की है। क्या भारतीय कोल में लो कंटेंट सल्फर कंटेंट होता है, हाई ऐश कंटेंट होता है, लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, बताइए क्या सही है यहाँ पर। अभी हमने सारी बात डिटेल में डिस्कस की। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली 1 and 2, क्योंकि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले सल्फर का जो कंटेंट है वो तो लो है, हाई ऐश कंटेंट है, लेकिन लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं है। इंडियन कोल बाय वेरी नेचर आर हाई इन ऐश कंटेंट, लो इन सल्फर, ये तो ठीक है, लेकिन इंडियन कोल जो है इट्स हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, ये लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड शुरुआत में इसको जो बर्निंग है वो टेम्परेचर दिया जाना चाहिए। तो कोल का पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट कहाँ मिलता है, जैसे एंथ्रेसाइट जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा है ना, जो 80 to 90% कार्बन को रखता है, सबसे अच्छा यही माना जाता है एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है। लिग्नाइट कहाँ मिलता है, राजस्थान, लखीमपुर, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला है, ठीक है। बिटुमिनस जो है वो झारखंड, बिटुमिनस अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली, लेकिन बिटुमिनस भी भारत में जो लोअर क्वालिटी का बिटुमिनस है वो प्राप्त होता है, ये एक दिक्कत है। मॉइस्चर कंटेंट इसमें जो है पाया जाता है, ठीक है, लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। हाल ही में क्या हुआ, लद्दाख ने, जो लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, उस यूनियन टेरिटरी में स्टेट एनिमल एंड बर्ड ये जो है डिक्टेट किए कि भाई हम लोग इनको रखेंगे। तो लद्दाख में 2 एंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं, एक तो है स्नो लेपर्ड, पूरे भारत में केवल 500 स्नो लेपर्ड्स प्राप्त होते हैं, लेकिन राइट पूरे भारत में 500 स्नो लेपर्ड्स प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या हुआ 200 से 300 स्नो लेपर्ड केवल और केवल लद्दाख में पाए जाते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन है, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, तो ये दोनों जो हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम अर्थ वाइल्ड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। स्नो लेपर्ड देखिए, द स्नो लेपर्ड जिसे क्या बोलते हैं, पैंथर यूनिका, ब्लैक नेक्ड क्रेन, स्नो लेपर्ड हुज नंबर ऑफ ड्विंडलिंग, लगातार कम हो रहे हैं स्नो लेपर्ड, वल्नरेबल हैं इंटरनेशनल IUCN के अनुसार, तो ठीक है। इन टोटल 7500 पूरे विश्व में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, जिसमें से 500 भारत में, जिसमें से 200 से 300 जो है लद्दाख में ही पाए जाते हैं। लद्दाख का हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये पाए जाते हैं लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड और मार्शलैंड में, मार्शेज में, और यहाँ पर ये नियर थ्रेटन है IUCN के लिस्ट के अनुसार। लॉयल कपल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दे आर ओनली फाउंड इन लद्दाख चिटगोंग रीजन, दे अराइव इन मार्च फॉर ब्रीडिंग, माइग्रेट अक्टूबर के एंड में ये माइग्रेट भी करते हैं। इज इट क्लियर। तो लद्दाख जो है यहाँ पर ये लद्दाख है, लद्दाख में असेंबली अभी नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर में असेंबली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 5 रिवोक्ड आर्टिकल 370, तो ये सब रिवोकेशन वगैरह आपने देखा ही था, ठीक है। चलिए तो आगे क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई 31 अक्टूबर 2019 को यूटीज बना दिया गया, ये याद रखना, किसके तहत, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। प्रायर टू दैट इट वाज जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था, जो कि स्पेशल स्टेटस था जिसे, है ना। सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज यहाँ पर तक एक्सटेंड है ये ईस्टर्न एंड, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट अक्साई चिन वगैरह ये तो हमने हमेशा देखे ही हैं। लेह डिस्ट्रिक्ट में इंडस है, लेह सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो, श्योक नुब्रा रिवर जाती हैं। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सूरू, द्रास और जस्कर रिवर वैलीज यहाँ पर पाई जाती है। हाल ही में लास्ट पॉइंट पे बात करूंगा, रशिया के अंदर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जैपेड 2021 हो रहा है। कहां पर है, निज़हिनिन रशिया में। और ये जो जैपेड 2021 है, इसमें भारत के 200 आर्मी पर्सनल कॉन्टिजेंट गए हैं, मल्टीनेशनल है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो थिएटर लेवल पे, थिएटर लेवल का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर आर्म्ड फोर्सेस प्राइमरली ऑपरेट करते हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट। नागा बटालियन ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज विल फीचर एज ऑल आर्म कंबाइंड टास्क फोर्स, नागा बटालियन ग्रुप, ये भारत की तरफ से है। द एक्सरसाइज, इसका एम क्या है, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाइज अमंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस एंड वाइल दे प्लान टू एग्जीक्यूट दिस एक्सरसाइज, जब ये एक्सरसाइज हो रही हो। 17 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट। 9 पार्टिसिपेटिंग विच इंक्लूड मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान,
सर्बिया, रशिया, इंडिया, बेलारूस. अदर 8 कंट्रीज आर ऑब्जर्वर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका. तो जैपेड 2021 क्यों चर्चा में था, ये आप जरूर अब आंसर दे पाएंगे, यस और नो. आई थिंक ये पूरे के पूरे सेक्शन बहुत मल्टीलेटरल फॉर्म में एक कंसाइज वे में मैंने आपको कवर कर दिया है. इसको जरूर आप लोग अपने नोट्स के तौर पे जरूर पढ़ेंगे. आपको आज की जो 4 सितंबर की क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. तो आज ही वो मिलेगी. आज सैटरडे है इसलिए आपको एडिटोरियल वाला सेक्शन भी मिलेगा. योजना कुरुक्षेत्र में आपको मैं एक टॉपिक आज कवर करने की कोशिश करूंगा पूरी, और एमसीक्यूज वाला सेक्शन भी देखें. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद. गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन. थैंक यू सो मच.